So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 10th Political Science Chapter 1, which is power sharing. So let's begin. First question, Belgium is a small country in dash smaller in area than the state of Haryana. तो बेल्जियम जो कि एक छोटा सा कंट्री है वो एरिया में हरियाणा स्टेट से भी कम है. हमें बताना है कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में है. आंसर इज ए यूरोप. तो बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम हैज बॉर्डर्स विथ. तो बेल्जियम जो है वो अपने बॉर्डर को कौन से कंट्रीज के साथ शेयर करता है, मतलब कि इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं. आंसर इज सी, फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम. तो टोटल पॉपुलेशन जो है बेल्जियम का उसमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में सही है. Answer is C. 59% live in the Flemish region and speak Dutch language. जो 59% लोग हैं बेल्जियम की टोटल पॉपुलेशन में, वो कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और वो लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, डच लैंग्वेज. तो टोटल पॉपुलेशन बेल्जियम का जो कि अ लिटिल बिट मोर है, 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है, और हाफ है हरियाणा के पॉपुलेशन जितना. तो इसमें 59% लोग जो हैं वो क्या है, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं. और जो 40% लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं. और बाकी जो 1% लोग हो गए बच गए वो जर्मन बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम. तो बेल्जियम का कैपिटल सिटी कौन सा है. आंसर इज डी, ब्रसल्स. तो अब हम बेल्जियम के बारे में जानते हैं. ये एक स्मॉल कंट्री है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में. एरिया में ये हरियाणा से भी छोटा है. इसका पॉपुलेशन जो है वो है अ लिटिल ओवर 1 करोड़, जो कि हरियाणा के हाफ पॉपुलेशन जितना है. कैपिटल सिटी है ब्रसल्स, और ये अपने बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस, जर्मनी, द नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग के साथ. अब हम देखेंगे इसका एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है. एथनिक कॉम्पोजिशन मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के कल्चर वाले लोग वहाँ पे रहते हैं. टोटल पॉपुलेशन में इसके जो कि है अबाउट 1 करोड़, तो इसमें 59% लोग जो हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच बोलते हैं, 40% वेलोनिया रीजन में रहते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और बाकी के जो 1% है वो जर्मन लैंग्वेज का यूज करते हैं. अब जो कैपिटल सिटी है वहां पे ये सिचुएशन अलग है. 80% लोग जो हैं वो क्या है, फ्रेंच बोलते हैं. 80% लोग क्या है, फ्रेंच बोलते हैं, जबकि ये कंट्री में कितने हैं, 40% ही है. कंट्री में माइनॉरिटी में है, पर कैपिटल सिटी में ये 80% है, यहाँ पर मेजॉरिटी में है. और ये रिच एंड पावरफुल कम्युनिटी है. जबकि कैपिटल में जो कंट्री में मेजॉरिटी में थे, यानी कि फ्लेमिश रीजन में रहने वाले डच पीपल थे, वो सिर्फ कैपिटल में 20% है. 20% ही लोग कैपिटल में हैं जो कि सिर्फ डच बोलते हैं. ये कंट्री में मेजॉरिटी में है, बट यहाँ पे कैपिटल में माइनॉरिटी में है, और इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन जैसी सुविधाएं बहुत बाद में मिली. इसलिए इन दोनों कम्युनिटीज में, फ्रेंच और डच, थोड़ा सा टेंशन हो गया बिटवीन 1950 एंड 1960. क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि फ्रेंच कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी में होते हुए भी काफी ज्यादा रिच एंड डेवलप्ड है, जबकि डच जो कि मेजॉरिटी में है फिर भी उनको उतना डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला. तो इसलिए इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका इज अ डैश. तो हमें बताना है कि श्रीलंका कैसे टाइप का कंट्री है. आंसर इज बी, आइलैंड कंट्री. श्रीलंका कैसा कंट्री है, आइलैंड कंट्री है. नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ. तो हमें बताना है कि जो श्रीलंका है जो कि एक आइलैंड नेशन है. आइलैंड नेशन मतलब ये चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है. श्रीलंका आइलैंड नेशन है, और हमारा कंट्री इंडिया कैसा नेशन है, पेनिनसुलर नेशन है. यानी कि पेनिनसुला क्या होता है, जिसके 3 साइड से वाटर बॉडीज हो. तो इंडिया इधर से हम देखते हैं कि इधर वेस्टर्न घाट से, ईस्टर्न घाट से, और नीचे इंडियन ओशन वाला जो साइड है, एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, और एक तरफ इंडियन ओशन. तो हमारा कंट्री पेनिनसुलर है, और ये श्रीलंका कैसा है, आइलैंड नेशन है. तो हमें बताना है कि ये कौन से आ, हमारे स्टेट के सदर्न कोस्ट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है. आंसर इज डी, तमिलनाडु. तो ये तमिलनाडु से थोड़े किलोमीटर्स आगे है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंट आर देयर सिन्हाला स्पीकर्स इन श्रीलंका. तो श्रीलंका में कितने परसेंट सिन्हाला बोलने वाले लोग रहते हैं. आंसर इज डी, 74%. 74% लोग क्या है, सिन्हाला बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका अप्रोक्सीमेटली? तो लगभग श्रीलंका का पॉपुलेशन कितना है? आंसर इज बी 2 करोड़। ये ऑलमोस्ट हरियाणा जितना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी परसेंट क्रिश्चियंस आर देयर इन श्रीलंका? तो श्रीलंका में कितने परसेंट क्रिश्चियन लोग हैं? आंसर इज सी 7%। तो अब हम श्रीलंका के बारे में जानते हैं। ये एक आइलैंड नेशन है साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में। ये साउथ कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से फ्यू किलोमीटर्स की दूरी पर है। पॉपुलेशन इसका ऑलमोस्ट 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा जितना है। कैपिटल, हालांकि बुक में कैपिटल नहीं बताया गया है, बट फिर भी कोलंबो है इसका एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल, और श्री जयवर्धनेपुरा कोटे लेजिस्लेटिव कैपिटल है। अब हम बात करेंगे इतने कॉम्पोजिशन की। इसके टोटल पॉपुलेशन में 74% लोग सिन्हाला स्पीकर्स है। जो सिन्हाला लोग बोलते हैं वो 74% है। 18% ऐसे लोग हैं जो तमिल स्पीकर्स हैं, जो तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। अब इस तमिल स्पीकर्स में भी दो कैटेगरीज हैं। 13% जो है वो श्रीलंकन तमिल्स हैं, यानी कि जो नेटिव है वहां के, जो वहीं के तमिल लोग हैं, जो श्रीलंका के अपने लोग हैं, मतलब नेटिव लोग हैं, जिनका पूरा जनरेशन वहीं का रहा हो, तो वो 13% है। और बाकी जो है वो इंडियन तमिल्स हैं, जो प्लांटेशन वर्कर्स काम करने गए थे श्रीलंका में और वहां जाकर के बस गए। वो कौन है? इंडियन तमिल्स, जिनके फोर फादर्स कहाँ से थे? इंडिया से थे। तो ये कैटेगरीज हैं। अब हम बात करते हैं रिलीजन की। तो सिन्हाला जो है, सिन्हाला लोग वो बुद्धिस्ट रिलीजन में मानते हैं। तमिल्स हिंदू और मुस्लिम दोनों ही हैं। क्रिश्चियन 7% है, 7% है जो कि तमिल और सिन्हाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री? तो श्रीलंका को कब इंडिपेंडेंस मिला? आंसर इज बी 1948। Next question, when did the Sri Lankan government passed an act to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil? तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कब एक एक्ट पास किया जिससे कि सिन्हाला गवर्नमेंट लैंग्वेज जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का रिकॉग्निशन मिले, डिसरिगार्डिंग तमिल? तो ये एक्ट कब पास किया गया? आंसर इज ए 1956। 1956 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक ऐसा एक्ट पास किया जिससे कि ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेजोरिटेरियनिज्म? तो आप इस टर्म से, मेजोरिटेरियनिज्म से क्या समझते हैं, क्या मीनिंग है इस टर्म का? Answer is B, a belief that the majority community should be able to rule in a country whichever way it wants. ऐसा बिलीव कि जो लोग मेजोरिटी में है कंट्री में वही रूल करने चाहिए, किसी कंट्री में जैसे मर्जी हो वैसे रूल करे। अगर वो मेजोरिटी में है, संख्या में ज्यादा है, तो वो जैसे मर्जी चाहे रूल करे, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। और कोई केयर नहीं करे जो माइनॉरिटी लोग हैं। तो ये बिलीव है जिसमें जो फेवर करता है मेजोरिटी लोगों को, जो लोग ज्यादा संख्या में है, मेजोरिटी में है, उनको जो पॉलिसी फेवर करे वो कहलाता है मेजोरिटेरियनिज्म। क्वेश्चन, in which country the policy of majoritarianism led to dissatisfaction and chaos? तो वो कौन सा कंट्री है जहां पे ये जो पॉलिसीज हैं जो कि मेजोरिटी को फेवर कर रही थी, उससे डिससेटिस्फैक्शन यानी कि लोगों के बीच असंतोष हुआ, और केओस मतलब कि पीसफुल कंडीशंस नहीं रहे? तो वो कंट्री कौन सी है? आंसर इज बी, श्रीलंका। Next question, which religion was to be protected and fostered according to the new constitution of Sri Lanka? तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया उसमें कौन से रिलीजन को प्रोटेक्शन और फॉस्टर यानी कि बढ़ावा देने की बात की गई? आंसर इज बी, बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म को प्रोटेक्शन और फॉस्टर करने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में बातें थी। जो सिन्हाला लोग थे वो कौन सा रिलीजन मान रहे थे? बुद्धिज्म, और वो मेजोरिटी में थे। इसलिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बाकी रिलीजन्स को, बाकी कल्चर्स को कोई वैल्यू नहीं किया और कहा कि सिर्फ बुद्धिज्म को ही बचाना है और प्रोटेक्ट करना है और बढ़ावा देना है। Next question, which of the following is not correct according to the majoritarian measures pursued by the Sri Lankan government? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है अबाउट पॉलिसीज ऑफ मेजोरिटी को फेवर करने के लिए जो पॉलिसीज और जो कदम उठाए गए थे श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा? तो इनमें से ये कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? Answer is B. The government followed fair and just policies for applicants of
फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये गलत है। गवर्नमेंट ने जो था वो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉलो किए थे जो एप्लीकेंट्स यूनिवर्सिटीज में और यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो सिन्हाला लोग थे उनको प्रेफर किया गया था, उनको प्रेफरेंस दिया गया था कि यूनिवर्सिटी में जो पोजीशंस है वहां के लिए और जो गवर्नमेंट जॉब्स होंगी उनको उसमें बेनिफिट दिया जाएगा, फेवर दिया जाएगा। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉलो किए थे, कोई फेयर एंड जस्ट पॉलिसीज नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये जो मेजोरिटी को फेवर करने का जो पॉलिसी था उसमें देखिए क्या क्या मेजर्स लिए थे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने। सबसे पहले 1956 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया उसने कहा कि सिन्हाला ही सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा। दूसरा कि जो यूनिवर्सिटी पोजीशंस हैं और गवर्नमेंट जॉब्स है वहां पे इनको क्या मिलेगा, जो सिन्हाला लोग हैं उनको प्रेफर किया जाएगा। और जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था उसने सारे रिलीजन्स को इग्नोर किया और कहा कि बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट और फॉस्टर करना है। तो ये सारे पॉलिसीज थे श्रीलंकन गवर्नमेंट के इन द फेवर ऑफ मेजोरिटी। Next question. A violent conflict between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war. This is termed as, तो एक ऐसा violent हिंसा से related violent conflict हो, विवाद हो, tensions हो दो opposing groups के बीच और within a country, country के अंदर ही जो इतना ज़्यादा intense, इतना ज़्यादा भयंकर हो जाता है कि ऐसा लगता है कि ये तो एक वॉर है, युद्ध है। तो एक इसे हम क्या कहेंगे? आंसर इज सी सिविल वॉर। तो सिविल वॉर क्या है? एक ऐसा कंडीशन है विद इन अ कंट्री, अपने कंट्री के अंदर ही, जिसमें दो अपोजिंग ग्रुप्स एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। Next question. In Sri Lanka, the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. It ended in, तो श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुआ उससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री को। तो ये कब खत्म हुआ? एक्चुअली हुआ क्या था, हमने देखा है कि कैसे श्रीलंका में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप्स थे। मेजॉरिटी में सिन्हाला और माइनॉरिटी में तमिल्स थे। तो जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी वो मेजॉरिटी को ही फेवर कर रही थी। 1956 में एक्ट आया जिससे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो गया, सिन्हाला। फिर यूनिवर्सिटी पोजीशन और जॉब्स में सिन्हाला मेजॉरिटी लोगों को फेवर किया जाने लगा, बुद्धिज्म को फेवर किया जाने लगा। तो इससे जो तमिल सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट हो गए। इन्हें लगा कि सरकार जो है इनके कल्चर और लैंग्वेज के प्रति सेंसिटिव ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें बेसिक राइट्स भी डिनाई कर दिए और इनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, इन दोनों ग्रुप्स में तमिल्स के बीच में डिस्ट्रस्ट हो गया और कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सिविल वॉर। ये सिविल वॉर हुआ था। और जो तमिल हैं उन्होंने अपने स्ट्रगल किए, पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और ये तमिल ईलम यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेट डिमांड करने लगे। तो यही दो ग्रुप्स यानी कि जो मेजॉरिटी में है और माइनॉरिटी में है इनके बीच टेंशन हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुए और इसे कहा जाता है सिविल वॉर। तो ये वॉर कब खत्म हुआ? आंसर इज सी 2009। 2009 में जाके ये शांत हो गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था इस सिविल वॉर का? तो वो दोनों ही साइड लोगों का नुकसान हुआ। कई लोगों को एज रिफ्यूजीज होना पड़ा, फोर्स टू लीव द कंट्री करना पड़ा और उनकी लाइवलीहुड। Next question. Between 1970 and 1993, Belgium government amended their constitution dash so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. तो 1970 से लेकर के 1993 तक बेल्जियम की सरकार ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार अमेंड किया ताकि एक अरेंजमेंट हो जाए। और हमने जो देखा था कि इतने कॉम्पोजिशन कितना कॉम्प्लेक्स था बेल्जियम में, वो लोग साथ रह पाए एक ही कंट्री में। तो हमने अभी श्रीलंका का कंडीशन देखा कि कैसे उसने टैकल किया, उल्टा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब हम बेल्जियम के बारे में देखेंगे कि बेल्जियम ने क्या स्टेप्स लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी बार बदलाव किया। आंसर इज सी 4 टाइम्स। बेल्जियम की सरकार ने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन? तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? आंसर इज ए ब्रसल्स। बेल्जियम का जो कैपिटल है वहां पे यूरोपियन यूनियन का हेड है। तो ये देखिए कैसे यहाँ पे रीजनल डाइवर्सिटी थी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इतने ग्रुप्स थे, फिर भी यूरोपियन यूनियन इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ चुना गया? ब्रसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रसल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव। तो ब्रसल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल है वहां पे एक सेपरेट गवर्नमेंट है जिसमें सारे कम्युनिटीज के पास कौन से राइट्स हैं?
आंसर इज बी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो सेपरेट गवर्नमेंट है हर एक कम्युनिटी के लिए, और इसमें सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा रखा गया है। ये नहीं कि अगर कोई मेजोरिटी में है तो उस प्रोपोर्शन में उसके रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होंगे, और जो माइनॉरिटी में है उस हिसाब से उसके मेंबर्स जो हैं वो कम रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो ऐसा नहीं है, हर एक कम्युनिटी के लिए, चाहे वो मेजोरिटी में हो माइनॉरिटी में हो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखा गया है बेल्जियम में। Next question. Apart from the central and the state government, there is a third kind of government in Belgium called as, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे यूनियन पे काम करे और स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल लेवल पे काम करे, उसके अलावा भी बेल्जियम में एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है। इस गवर्नमेंट का नाम क्या है? आंसर इज डी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या होता है कि हर एक कम्युनिटी जो है वो अपना लीडर चुनती है, और वो उनके एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स के बारे में देखता है। हर एक कम्युनिटी एक लीडर चुनेगी, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी ही चुन सकती है अपने लीडर्स को। तो ये कंडीशंस थे बेल्जियम के, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट ने अकोमोडेशन किया, कैसे डाइवर्सिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, एकोमोडेट किया। तो क्या क्या मेजर्स लिए थे? तो 1970 से लेकर के 1993 तक 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। जितने भी मिनिस्टर्स के नंबर होंगे सेंटर में, वो हर एक कम्युनिटी के लिए इक्वल होंगे। ठीक है, डच हो फ्रेंच हो, इक्वल मिनिस्टर्स होंगे, इक्वल नंबर होगा मिनिस्टर्स का सेंट्रल गवर्नमेंट में। और क्या किया गया? सेम लॉज बनाए गए, माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो, और जो सेंटर है उसने अपने पावर शेयर किए स्टेट के साथ, यानी कि फेडरल कैरेक्टरिस्टिक हमें यहाँ देखने को मिला। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया कि अपने पावर्स शेयर किए स्टेट गवर्नमेंट के साथ, कि अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा। ब्रसल्स में हमने अभी क्वेश्चन ही किया पहले कि कैसे सेपरेट गवर्नमेंट था जिसमें सारे कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, बोथ कम्युनिटी, यानी कि जो कैपिटल में फ्रेंच और डच लोग थे, इनके बीच इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुआ। और फिर एक और कम्युनिटी गवर्नमेंट किया गया, ताकि जो माइनॉरिटी है मेजॉरिटी है सभी के राइट प्रोटेक्टेड रहे। तो ये बेल्जियम गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आंसर इज सी, बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंका आर डेमोक्रेसी। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही डेमोक्रेसी हैं, लेकिन फर्क यहाँ पे क्या आ जाता है हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। जो अगला फेडरलिज्म वाला चैप्टर है, बेल्जियम कैसा है, एक फेडरेशन फेडरल कंट्री है, जबकि श्रीलंका जो है एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रैक्टिस करता है, यानी कि सारे पावर श्रीलंका में किसके हाथों में है? सेंट्रल गवर्नमेंट में। जबकि बेल्जियम ने क्या किया है, अपने पावर्स को स्टेट के साथ डिवाइड किया है। तो ये बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही डेमोक्रेसी हैं, पर अंतर ये है कि बेल्जियम बेल्जियम फेडरल कंट्री है और श्रीलंका यूनिटरी कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अ फेवरेबल रीजन फॉर पावर शेयरिंग? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पावर शेयरिंग, यानी कि जो पावर शेयर होती है गवर्नमेंट के बीच में, लोगों के बीच में जो पावर शेयरिंग है, पावर को शेयर किया जाना, तो उसके लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फेवरेबल स्टेटमेंट नहीं है? आंसर इज ए, इट इम्पोजेज द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स। तो ये स्टेटमेंट फेवर नहीं करता है पावर शेयरिंग। पावर शेयर का मतलब ही हुआ कि पावर डिवाइड हो रहा है, शेयर किया जा रहा है, और ये कहना कि ये मेजोरिटी कम्युनिटी को इम्पोज करेगा दूसरों के ऊपर, तो ये गलत है, ये पावर शेयरिंग नहीं है। पावर शेयरिंग क्या करता है? इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, किसी विवाद को, टेंशन को, सोशल ग्रुप्स के बीच में ये टेंशन हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, इसकी पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करता है, क्योंकि पावर शेयर हो रही है, सबको कुछ ना कुछ पावर मिल रहा है। पावर शेयरिंग स्टेबिलिटी बनाए रखती है पॉलिटिकल ऑर्डर की, और साथ ही साथ ये कंट्री के यूनिटी को भी मेंटेन करती है। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि फेवर में है पावर शेयरिंग के। Next question, power is shared among different organs of government such as legislature, executive and judiciary. This is known as, जब पावर को शेयर किया जाए गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, जैसे कि लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर जो कानून बनाए, एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करे, और जुडिशरी जो न्याय करे, तो इनके बीच जब पावर शेयर हो, ये ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, तो हम इसे कौन सा डिवीजन कहेंगे? आंसर इज बी, हॉरिजॉन्टल डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम कहते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, या फिर हॉरिजॉन्टल, यानी कि सेम लेवल पे है और डिफरेंट ऑर्गन में शेयर किया जा रहा है सेम लेवल पे, तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग? तो इनमें से कौन सा फीचर है जो कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग से रिलेटेड है? आंसर इज सी, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो ये जो सिस्टम है ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि पावर शेयरिंग हो रही है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और कौन? जुडिशरी। अब देखिए, लेजिस्लेचर अगर कोई बिल लाती है तो और इसे पास कर देती है तो प्रेसिडेंट जो है उस पर कैसे चेक और बैलेंस कर सकता है? वीटो से। प्रेसिडेंट अपना एसेंट ही नहीं देंगे, तो ये क्या हो गया? चेक एंड बैलेंस लगा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव हो गया प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटिव हो गया पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कोई बिल लाई और बिल का एसेंट ना देना, प्रेसिडेंट के द्वारा वीटो एक्सरसाइज करना, तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। उसी तरह से अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है और जुडिशरी को पता चलता है कि ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो ये क्या करती है? जुडिशरी उस लॉ को नल एंड वॉइड क्रिएट कर देती है। उसी तरह से अगर लेजिस्लेटिव अगर पाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो हमारे पास इम्पीचमेंट जैसी भी प्रोसेसेस है जो कि पार्लियामेंट में ले आई जा सकती हैं ऐसे रेजोल्यूशन, और फिर स्पेशल मेजोरिटी से प्रेसिडेंट हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चीफ जस्टिस हो, इनको इम्पीच किया जा सकता है, पोजीशन से हटाया जा सकता है। तो अब आप देख रहे हैं कि कैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस लगा रही है। इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी, कोई किसी पर एब्सोल्यूट पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो यही होता है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस और पावर शेयरिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हॉरिजॉन्टल डिवीजन पावर इज शेयर्ड बिटवीन। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन जो है पावर का, पावर शेयरिंग का, उसमें कौन से ऑर्गन्स के बीच पावर शेयर किया जाता है? आंसर इज बी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फेडरल डिवीजन पावर इज। तो फेडरल डिवीजन जो है पावर शेयरिंग का, उसमें पावर कैसे शेयर होता है? आंसर इज ए, शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट और रीजनल गवर्नमेंट। इसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल इन इंडिया इज कॉल्ड एज। जो गवर्नमेंट है जो कि स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, या प्रोविंस मतलब स्टेट हो गया, स्टेट लेवल पे इंडिया में काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं? आंसर इज डी, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। तो इंडिया में देखिए कैसे पावर शेयरिंग है, थ्री टाइप से: सेंटर, यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट, और हमारा एक और लोकल बॉडीज हैं, लोकल गवर्नमेंट भी हैं, जैसे कि पंचायती राज हो गया, म्यूनिसपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। ठीक है, तो पंचायती राज के ग्रुप को हम कहते हैं ब्लॉक समिति, और ब्लॉक समिति के ग्रुप को कहते हैं जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट। और इस तरह से इंडिया में थ्री टाइप से पावर को शेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी? तो इनमें से कौन सा डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है? आंसर इज बी, पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आंसर इज ए, बेल्जियम इज अ फेडरल कंट्री। बेल्जियम क्या है? एक फेडरल कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल स्पीक फ्रेंच एंड डच इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसल्स? तो ये बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रसल्स में कितने परसेंट लोग फ्रेंच और डच बोलते हैं? आंसर इज डी, 20% लोग डच बोलते हैं और 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पावर शेयरिंग? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पावर शेयरिंग के रिगार्डिंग सही है? आंसर इज बी, बी एंड सी। ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों, यानी कि इट इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड मेंटेन्स द यूनिटी ऑफ द कंट्री, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, इसके पीछे दो रीजंस हैं। एक सेट है प्रूडेंशियल रीजंस का, यानी कि विवेकपूर्ण रीजंस का, और एक मोरल रीजंस का।
तो प्रूडेंशियल रीजंस में क्या क्या आ गया कि जो पावर शेयरिंग है इससे इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, इट इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड मेंटेन्स द यूनिटी ऑफ कंट्री। और मोरल रीजंस क्या हो गए कि पावर क्यों शेयर होना चाहिए, तो पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी की स्पिरिट है और पीपल का ये राइट है कि वो डेमोक्रेसी में या गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करे। तो ये दो मोरल रीजंस हो गए। Next question: in which of the following forms of power sharing the system of checks and balances is an important feature? तो इनमें से कौन से फॉर्म और पावर शेयरिंग में सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इंपॉर्टेंट फीचर है? आंसर इज ए, हॉरिजॉन्टल डिवीजन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पावर शेयरिंग के चार फॉर्म्स है बेसिकली: हॉरिजॉन्टल डिवीजन यानी कि अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी; वर्टिकल डिवीजन, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट; अमंग सोशल ग्रुप्स जैसे कि जो माइनॉरिटीज में होते हैं, वुमेन होते हैं, जो इनके बीच अगर पावर शेयर की जाए, जैसे कि उन्हें रिजर्व सीट्स दिया जाए, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहे, तो ये हो गया अमंग सोशल ग्रुप्स। एंड अमंग प्रेशर ग्रुप्स में कौन कौन आ गए? जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो मूवमेंट क्रिएट करती हैं और गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये हो गए प्रेशर ग्रुप्स। तो ये है चार फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेल्जियम के कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में सही है? आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। दोनों ही स्टेटमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम के बारे में सही है। पहला तो इसे लोग इलेक्ट करते हैं जो कि एक लैंग्वेज कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो डच लोग अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, फ्रेंच अपने को, जर्मन अपने को, और इसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहते हैं, एक मेंबर एक कम्युनिटी के लिए ये गवर्नमेंट चुनी जाती है। और ये जो गवर्नमेंट है इसके पास पावर होता है रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट है जो हर एक कम्युनिटी के कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के बारे में ध्यान देता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं, आप इन्हें जरूर याद करें। तो इतने क्या होता है? सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। जो डिफरेंट कल्चर्स के लोग जो रहते हैं वो होते हैं डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रूडेंशियल रीजंस भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। जो विवेक पे आप केयरफुल कैलकुलेशन की क्या प्रॉफिट होगा, क्या गेन्स होंगे, क्या लॉस होंगे, क्या प्रॉफिट मिलेगा, वैसे कैलकुलेशंस को हम क्या कहते हैं? विवेकपूर्ण, विवेक से लिए गए को प्रूडेंशियल डिसीजंस कहा जाता है। Social Hub.